भूमिगत जल के कार्य। जब वर्षा इत्यादि का जल धरातल पर बहता हुआ धरातल के अंदर की ओर जाने लगता है तो उसे भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्य करता है: अपर्दनात्मक, परिवहन एवं निक्षेपणात्मक। भूमिगत जल के द्वारा जब चट्टानें काट छाँट दी जाती हैं तो उन्हें अपर्दन कहा जाता है। परिवहन: जब भूमिगत जल अपने साथ अपरदित किए हुए पदार्थ को बहा कर ले जाता है तो उसे परिवहन कहते हैं। और जब भूमिगत जल अपने साथ लाए गए पदार्थों को एक स्थान पर जमा कर देता है तो उसे निक्षेपण कहा जाता है। अपर्दन की क्रियाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार से संपन्न होती हैं। भूमिगत जल अपने साथ मिट्टियों को या चूना युक्त पदार्थों को अपने साथ घोल लेती है, जिसे घुलन क्रिया कहते हैं। जलगत क्रिया: जब भूमिगत जल अपने वेग के कारण चट्टानों को तोड़ फोड़ देता है तो उसे जलगत क्रिया कहते हैं। अपघर्षण: भूमिगत जल के द्वारा ले जाए जा रहे पदार्थों के द्वारा जब चट्टानें घिस जाती हैं, अपरदित हो जाती हैं तो उन्हें अपघर्षण कहते हैं। सन्निघर्षण: भूमिगत के साथ चलने वाले अपरदनकारी तत्व या परिवाहित जल के साथ जो पदार्थ हैं आपस में टकरा करके टूट फूट जाते हैं तो उन्हें सन्निघर्षण कहा जाता है। अपर्दनात्मक स्थल रूप: जब भूमिगत जल काष्ठ क्षेत्रों में या चूना युक्त क्षेत्रों में, डोलोमाइट क्षेत्रों में प्रवाहित होता है तो वहाँ की मिट्टियों को आसानी से अपने साथ घोल लेता है और वहाँ पर एक ऊबड़ खाबड़ संरचना का निर्माण हो जाता है। या किसी पहाड़ या पठार पर पानी बहता है तो उसमें अवनलिकाएं बन जाती हैं। इन्हें अवनलिकाओं को अगर एक तरफ से काट दिया जाए तो इस तरह नुकीली स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है, जिस पे नंगे पांव चलना कठिन होता है, जिन्हें लैफीज कहते हैं। जर्मनी में इसे कायरेंस कहते हैं। अंग्रेजी में क्लेंट, ग्रे क्यू या बोगर, फ्रांसीसी भाषा में लैफीज कहा जाता है। जब चूना प्रधान क्षेत्रों में भूमिगत जल या भूमि पर प्रवाहित जल चूने के क्षेत्रों को घोल लेता है, जिससे वहाँ गड्ढे बन जाते हैं और नीचे बालू की चट्टानें या चूने की चट्टानें होने के कारण वहाँ पर भूमि के अंदर की ओर नली बन जाती है। इसी नली के रास्ते धरातल का जल इसमें प्रवेश करने लगता है। तो इन छिद्रों को, इन नलियों को, जिनका व्यास 3 से 30 फीट तक होता है, गोल रंध्र कहा जाता है। विलयन रंध्र: यदि धरातल पर प्रवाहित नदी या जल संपूर्ण मात्रा में अंदर की ओर जाने लगता है, अर्थात इसका छिद्र बड़ा हो जाता है, तो उसे विलयन रंध्र कहा जाता है। आगे की नदी सूख जाती है, इसे विलयन रंध्र कहते हैं। डोलाइन: जब विलयन रंध्र का आकार
इतना बड़ा हो जाता है कि 30 से 40 फीट तक हो जाता है तो उसे डोलाइन कहा जाता है। कठोर चट्टानों के नीचे कोमल चट्टान, जिसे चूना चट्टान कहते हैं। फिर बालू की चट्टान। चूना की चट्टानों को जल आसानी से घोल लेने के कारण इसमें बड़ा सा होल हो जाता है। अगर इसका होल 30 से 40 फीट तक हो जाता है तो उसे डोलाइन कहा जाता है। यदि होल कई कई रंध्र धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़ा होल बन जाता है, जिसे ध्वस्त रंध्र कहते हैं। कई रंध्रों के ध्वस्त हो जाने से बने हुए बड़े छिद्र को ध्वस्त रंध्र कहते हैं। अर्थात कई डोलाइन आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें ध्वस्त रंध्र कहेंगे। हम्स चूना प्रधान क्षेत्रों के टीलों को वहाँ पर प्रवाहित होता हुआ जल धीरे धीरे घिसता रहता है और घिस करके एकदम छोटे छोटे टीले या कंकड़ों से युक्त मैदान का निर्माण हो जाता है। यही कंकड़ों से युक्त या छोटे टीलों से युक्त मैदान को हम्स कहा जाता है, जिसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। इवाला। जब किसी डोलाइन का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि वो लगभग 1 किलोमीटर हो जाए तो 1 किलोमीटर बड़े गड्ढे को इवाला कहा जाता है। जब किसी इवाला में प्रवेशित जल किसी दूसरे इवाला में प्रवेश कर जाता है, अर्थात अंदर की ओर एक नदी प्रवाहित होने लगती है। एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में जब जल धरातल के अंदर से होता हुआ प्रविष्ट होने लगता है तो वही धरातलीय नदी मार्ग को पोनोर कहा जाता है। जब ये इवाला का आकार बढ़ कर के लगभग 64 किलोमीटर के आसपास हो जाता है, अर्थात विस्तृत इवाला को पोलजे या राजकुंड कहते हैं। यदि जगह जगह पर घोल छिद्र बन जाते हैं, बहुत सारे घोल छिद्रों से युक्त क्षेत्र को धंसती निवेशिका कहा जाता है। जगह जगह धरातल पर छिद्र बन जाते हैं जिसमें जल जाने लगता है तो इसके पूरे समूह को धंसती निवेशिका के नाम से संबोधित करते हैं। जब किसी पोलजे या राजकुंड में भरा हुआ पानी धरातल से देखा जा सकता है तो उसे काष्ठ खिड़की कहते हैं। जब गड्ढों में भरा जल बाहर से दिखाई देने लगता है तो उसे काष्ठ खिड़की कहते हैं। धरातल पर प्रवाहित नदी किसी राजकुंड या इवाला में जब विलीन हो जाती है तो आगे की नदी सूख जाती है। यही सूखी हुई नदी अंधी घाटी या शुष्क नदी कहलाती है। अब पोलजे का जल किसी पोनोर की सहायता से जब कहीं अन्यत्र निकलने लगता है या पोलजे से बाहर की ओर एक मार्ग बन जाता है जिससे नदियाँ या सूख जाने पर कोई भी आर पार आ जा सकता है तो उसे प्राकृतिक पुल कहते हैं। तो इसे प्राकृतिक पुल कहा जाता है। और यहाँ से निकला हुआ मलबा जब यहाँ पर प्राकृतिक पुल के आसपास जमा हो जाता है तो उसे कैसिल कहा जाता है। यहाँ पर इस पुल के पास जब निकला हुआ पदार्थ कैसिल कहलाता है। निक्षेपणात्मक स्थल रूप। भूमिगत जल के द्वारा निक्षेपण क्रिया भी होती है और उससे कुछ स्थल रूपों का निर्माण होता है, जिसमें प्रमुख रूप से निम्न है। जब कांदरा के
अभी ये था। कांद्रा, पहले देखते हैं कांद्रा। धरातल के अंदर जब कई पोनोर या छिद्र बन जाते हैं, इन छिद्रों से आंतरिक भाग में या छोटी छोटी कई नदियां मिल करके आंतरिक भाग में बड़ी नदी का निर्माण कर देती हैं, या बड़े क्षेत्र का निर्माण कर देती हैं, बड़े गड्ढे का निर्माण कर देती हैं, बड़ी गैलरी का निर्माण कर देती हैं। तो यही बड़ी सी गैलरी कांद्रा कहलाती है। कांद्राओं की छतों से मलबा नीचे टपकता रहता है। मलबा जो लटकता हुआ ये मलबा, आकाश की तरफ से यदि मलबा नीचे की ओर लटक रहा है तो ये लटकता हुआ मलबा स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। ये स्तंभ की बात होता है, इसलिए आकाशीय स्तंभ कहते हैं। यह हिंदी में इसे आश्चुताश्म कहते हैं। अंग्रेजी में स्टेलेक्टाइट और हिंदी में आश्चुताश्म कहा जाता है। यही टपक टपक कर मलबा नीचे एक स्तंभ का निर्माण कर देता है, ऊंचा भूभाग का निर्माण कर देता है, जिसे स्टेलेग्माइट कहा जाता है या पातालीय स्तंभ कहते हैं, या हिंदी में इसे निश्चुताश्म कहा जाता है। ऊपर की भांति नीचे भी एक खंभे सदृश टीला बन जाता है, जिसे स्टेलेग्माइट कहते हैं। कांद्रा की छत से निरंतर मलबा टपकता रहता है। टपकने से धरातल पर जगह जगह मलबों की बूंदें नजर आती हैं। ये मलबों की बूंदें ड्रिप स्टोन कहलाती हैं। कभी कभी दोनों आकाशीय स्तंभ एवं पातालीय स्तंभ आपस में मिल जाते हैं तो उसे कांद्रा स्तंभ कहते हैं। कैसिल बताया जा चुका है कि प्राकृतिक पुल के पास जब मलबा इकट्ठा जमा हो जाता है तो वही जमा मलबा कैसिल कहलाता है।